स्वतः किसी शरीर में से प्राणाग्नि प्रकट होने की घटनाओं का विवरण 17वीं सदी के बाद में खोजा और पंजीकृत किया गया है। उनमें से कितनी ही घटनाएं प्रकाशित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। जहां इस प्रकार की जांच पड़ताल की व्यवस्था नहीं है, वहां भी कुछ ऐसा ही होता रहता होगा, पर उसका प्रामाणिक उल्लेख न होने से ऐसी चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता जिसके सहारे किसी तथ्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा सके। प्रामाणिक घटनाओं में से कुछ उल्लेख उपलब्ध है। फ्रांसिस हिचिंग की पुस्तक दी वर्ल्ड एटलस ऑफ मिस्ट्रीज में सन 1638 की एक अमेरिकी घटना का उल्लेख है कि गर्मी के मौसम में एक दिन नॉरफॉक ब्राड्स नामक स्थान पर नौक विहार कर रही एक महिला के शरीर से अग्नि की लपटें स्वतः फूट पड़ी, साथ में उसके पति और बच्चे भी थे। पानी से आग बुझाने का प्रयास किया गया पर उस भभकती अग्नि पर काबू नहीं पाया जा सका। वह मेरी कारपेंटर नामक उस महिला के शरीर को भस्मीभूत करके अपने आप बुझ गई। ओहियो की एक फैक्ट्री में 8 बार आग लग चुकी थी। इसके कारण को पता करने के लिए वैज्ञानिक जासूस रोबिन बीच को आमंत्रित किया गया। रोबिन बीच ने सभी कर्मचारियों को एक एक करके इलेक्ट्रोड और वोल्ट मीटर से जुड़ी एक धातु पट्टिका पर चलाया। फैक्ट्री की एक महिला कर्मचारी ने जैसे ही धातु पट्टिका पर पांव रखा, वोल्ट मीटर की संकेतक सुई उच्च बिंदु पर जा टिकी, जबकि अन्य कर्मचारियों के समय वो औसत बिंदुओं के बीच डोलती रही थी। फैक्ट्री में आग लगने का कारण वह महिला ही थी जिसके भीतर विद्युत शक्ति अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थी। उस महिला को दूसरे विभाग में भेजा गया। तब से आग लगने का सिलसिला समाप्त हो गया। कुछ वर्षों पूर्व लंदन में एक डिस्कोथिक में नाच रहे एक प्रेमी युगल का सारा आनंद महाशोक में बदल गया जब उस लड़के के साथ थिरक रही सुनहरे बालों वाली युवती सहसा चीख पड़ी। लड़की के सुनहरे केश आग की लपटों में लहरा रहे थे। लड़के ने आग बुझाने की कोशिश की तो उसके हाथ जल गए। कुछ क्षणों के बाद वो 19 वर्ष की युवती राख की ढेरी में बदल गई। यह प्राण विद्युत के विस्फोट का ही परिणाम था। इसके पहले चेम्सफोर्ड में ऐसी ही एक घटना 20 सितंबर 1638 को घटित हुई थी और एक महिला देखते देखते अनेक व्यक्तियों के सामने नीली लपटों में खो गई थी। हिटले, इंग्लैंड का एक नागरिक जॉन हॉट 31 मार्च 1608 को अपने घर में बहन के साथ बैठा था। सहसा उनकी बहन के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। जॉन हॉट ने उसे कंबल से लपेट दिया, पर कंबल कुर्सी समेत वह आग में स्वाहा हो गई। स्पॉटेनियस ह्यूमन कंबशन की इन घटनाओं की श्रृंखला में बिहार के भागलपुर जिले की 5 वर्ष पूर्व 1682 के सूर्य ग्रहण के अवसर पर घटी एक घटना का उल्लेख यहाँ करना समीचीन होगा। एक युवक अपने घर के आंगन में मौन बैठा था। बारंबार घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। घर के सदस्यों ने उसके कथन की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर तक वह सूर्य की ओर मुंह किए ताकता रहा। अचानक उसके शरीर से अग्नि की नीली ज्वालाएं फूटने लगी। घर के सदस्यों ने शरीर पर पानी फेंका तथा कंबल से ढक दिया, पर शरीर उस तीव्र ज्वाला में बुरी तरह झुलस गया। आग तो बुझ गई पर उसे बचाया न जा सका। अस्पताल पहुंचने पर उसने दम तोड़ दिया। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि 25 वोल्ट से 60 वोल्ट तक का विद्युत बल्ब जला सकने योग्य बिजली की मात्रा प्रत्येक शरीर में न्यूनाधिक अनुपात में क्षेत्र में पाई जाती है। हाथों, आंखों और हृदय में इसकी सक्रियता कुछ अधिक सघन होती है। ट्रांजिस्टर के एंटीना को हाथ की उंगलियों छूकर बजाएं तो आवाज तेज हो उठती है। उंगलियां हटाने पर आवाज पहले जैसी हो जाती है। आंखों की विद्युत शक्ति को त्राटक साधना में घनीभूत कर उपयोगी बनाया जाता है। हिप्नोटिज्म में इसी विद्युत शक्ति को प्रखर और वशीभूत बनाने की साधना की जाती है। 17वीं सदी का एक प्रसंग है। ससेक्स की एक वृद्धा की प्राण विद्युत सहसा धधक उठी और वह अपनी झोपड़ी में झुलसकर जल मरी। डेली टेलीग्राफ लंदन ने एक बार एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक के भीतर ही अपनी सीट पर जल जाने की खबर छापी थी। इसी प्रकार रेनल्ड न्यूज ने पश्चिमी लंदन की एक खबर छापी थी कि एक व्यक्ति वहां सड़क से जा रहा था, तभी सहसा उसके भीतर से लपट निकली और वह वहीं झुलसकर सिमट गया। काउडर स्पोर्ट पेंसिल्वानिया में डॉन ई गासनेल मीटर रीडिंग का काम करता था। इसी क्षेत्र में एक वृद्ध फिजिशियन डॉक्टर शून्य जॉन इरविन वेंटले रहते थे। वृद्ध होते हुए भी वे पूर्णतया स्वस्थ थे। 5 दिसंबर 1666 को नित्य की तरह डॉन गासनल मीटर रीडिंग के लिए निकला। डॉक्टर जॉन इरविन वेंटले के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। प्रत्युत्तर न मिलने पर उसने आवाज लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। वह मकान के ही एक पाइप के सहारे ऊपर के कमरे में पहुंचा। कारण ये था कि ऊपर कमरे की ओर से एक विचित्र प्रकार की जलने की गंध आ रही थी। कमरे में पहुंचकर देखा तो वहां से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। कमरे की सतह पर राख की ढेर पड़ी हुई थी।
अंदर कमरे का दृश्य अत्यंत विभत्स था। डॉक्टर वेंटले का दाहिना पैर जूते सहित मात्र अधजली स्थिति में पड़ा था। अवशेष शरीर के सभी अंग जलकर राख हो गए थे। विशेषज्ञों ने भली भांति घटना का अध्ययन किया और अंततः स्वतः जलने की संज्ञा दी। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो किसी अन्य प्रकार से आग लगने की पुष्टि कर सके। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे से निकलने वाली दुर्गंध मांस के जलने जैसी न होकर मीठी महक से युक्त थी। इसी तरह की एक घटना जुलाई 1651 के एक दिन प्रात सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में घटी। मैरी रिजर नामक एक अत्यंत हृष्ट-पुष्ट महिला कुर्सी पर ही बैठे बैठे जल गई। इस कायिक दहन की विशेषता ये थी कि भयंकर अग्नि शरीर से निकली उसे जलाती रही, पर मात्र 1 मीटर के घेरे तक ही सीमित रही। मेरी का 80 किलो वजनी शरीर पूर्णतया भस्मीभूत होकर 4 किलो राख में परिवर्तित हो गया। वेंटले की भांति उसका भी एक पैर जला उस घेरे में बच गया था। खोपड़ी सिकुड़कर संतरे के आकार में बदल गई थी। अवशेषों की जांच के लिए पेंसिल्वानिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शून्य विल्टन क्रोगमैन के पास भेजा गया तो खोपड़ी की आकृति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वो एक ख्याति प्राप्त फॉरेंसिक वैज्ञानिक थे तथा वर्षों का अनुभव था जब तक की घटनाओं में ऐसी कोई घटना उनके पास नहीं आई थी कि जलने के उपरांत खोपड़ी सिकुड़कर छोटी हो गई हो, क्योंकि विज्ञान के नियमानुसार जलने के बाद खोपड़ी को या तो फूल जाना चाहिए अथवा टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विचित्र अग्निकांड में खोपड़ी का सिकुड़कर छोटा हो जाना निस्संदेह एक आश्चर्यजनक बात है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बताया कि 12 घंटे तक लगातार 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर रहने पर भी शरीर की संपूर्ण हड्डियां जलकर भस्मसात हो गई हो, ऐसा अब तक देखा सुना नहीं गया था। पर यह घटना अपने में सबसे विलक्षण है, जिसकी यथार्थता पर बिल्कुल ही संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। पेरिस की 1650 में घटी एक घटना और भी अधिक आश्चर्यजनक है। ग्रेट मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक हैं इलेनार दानजाइट तथा राय स्टेमन पुस्तक में वर्णित घटना के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र से शर्त लगाई कि वह जलती मोमबत्ती को निगल सकता है। सत्यता को परखने के लिए दूसरे मित्र ने उसकी ओर तुरंत एक जलती मोमबत्ती बढ़ा दी। जैसे ही उस व्यक्ति ने निगलने के लिए मोमबत्ती को अपने मुंह की ओर बढ़ाया, वह जोर से ही चिल्लाया। मोमबत्ती की लौ से उसके होठों पर नीली लौ दिखने लगी। आधे घंटे के भीतर ही पूरे शरीर में आग फैल गई और कुछ ही समय में उसके शरीर के अंगों, मांसपेशियों, त्वचा एवं हड्डियों को जलाकर राख कर दिया। अग्नि के भौतिक जगत में अगणित प्रयोग हैं। प्राणाग्नि का स्तर उसमें कुछ ऊंचा ही है, नीचा नहीं। यदि उसका स्वरूप और प्रयोग जाना जा सकता है तो हानियों से बचना और लाभों को उठाना, ये दोनों ही प्रयोजन भली प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। सन 1847 में फ्रांस में एक 71 वर्षीय बूढ़े की मृत्यु स्वतः प्रवर्तित अग्नि में जल जाने के कारण हुई। कोर्ट ने इसे हत्या का मामला मानकर मृतक के पुत्र और जमाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर वृद्ध को मार डालने और जला देने का संगीन अपराध थोपा गया। लड़के और जमाई का कहना था कि उसके पिता रात्रि के समय अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उनका शरीर अग्नि की सफेद लपटों से घिर गया और चंद मिनटों में ही राख की ढेर में परिणत हो गया। हाथ और पैरों के निचले हिस्से को छोड़कर शेष कुछ नहीं बचा। अवशिष्ट राख भी बहुत थोड़ी थी। संपूर्ण कमरा गहरे धुएं से भर गया था। लड़कों के इस कथन की पुष्टि के लिए कोर्ट ने डा मैसन के एक दलीय आयोग को नियुक्त किया। डा मैसन ने छानबीन करने पर पाया कि लड़के और जमाई का कथन सत्य है। कोर्ट ने स्वतः प्रवर्तित अग्निकांड का मामला मानकर दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया। 16 फरवरी 1888 को रविवार के दिन कोलचेस्टर, इंग्लैंड में एक बूढ़ा सिपाही शराब पीकर सूखी घास के गट्ठरों पर सोने के लिए चढ़ गया। लेटते ही उसके शरीर के चारों तरफ उठती ज्वाला की लपटों ने शरीर को भस्मीभूत बना दिया। आश्चर्य ये था कि सूखी घास का एक तिनका भी नहीं जला। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन शहर के पास बुटलाक्स हीथ गांव में श्रीमान जॉन किले नामक दंपत्ति निवास कर रहे थे। 26 फरवरी 1605 को सुबह जॉन के मकान से खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने उनके मकान के अंदर प्रविष्ट किया। अंदर आग की लपटें फैली हुई थी। मी किले फर्श पर पड़े राख के ढेर में परिणत हो गए थे। श्रीमती किले उसी कमरे में कुर्सी पर बैठी बुरी तरह जलकर कोयले में बदल गई थी, परंतु जिस कुर्सी पर श्रीमती किले बैठी थी उस पर आंच तक नहीं लगी थी। थोड़ी दूर फर्श पर तेल का लेप लुढ़का पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया।
लैब से आग लगाने का अर्थ था कमरे के फर्नीचर, कपड़े आदि सभी जल जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। अतः दंपत्ति को एक्सीडेंटल डेथ का प्रकरण मानकर जांच पड़ताल को वहीं समाप्त कर दिया गया। सन 1632 में जनवरी के ठंडक के दिनों में नॉर्थ कैरोलिना के ब्लेडेनबोरो शहर में निवास करने वाली महिला श्रीमती चार्ल्स विलियमसन के रुई के कपड़े में अचानक आग धधकने लगी। उनके आसपास कहीं कोई आग नहीं थी और न ही उनका ड्रेस किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में ही था। उनके पति और लड़की ने जलते हुए कपड़ों को उतारकर उनकी प्राण रक्षा की। इस तरह घटना उनके साथ 3 बार घट चुकी थी। इसके बाद श्रीमान विलियमसन का एक जोड़ी पेंट एक अलमारी में टंगा था, उसमें भी आग लग गई और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद बिस्तर और पर्दे में आग लग गई। कमरे के बहुत से सामान नीली लौ में जलते देखे गए, परंतु उनके समीप पड़े किसी अन्य वस्तु को आग की लपटों ने छुआ तक नहीं। इस ज्वाला में न तो काय गंध थी और न ही किसी प्रकार का धुआं था। जिस वस्तु को आग लगी वो पूर्णतया भस्मीभूत हो गई। विभिन्न हस्तियां, आसन एक्सपर्ट, पुलिस दस्ते, गैस और विद्युत कंपनी के विशेषज्ञ सभी बुलाए गए, परंतु आग लगने का कारण रहस्यमय ही बना रहा। 4 दिनों तक यह अग्निकांड चलता रहा और 5वें दिन अचानक अपने आप समाप्त हो गया। अदृश्य हाथों द्वारा संचालित इस अग्निकांड का उत्तर किसी के पास नहीं था। सन 1607 में भारतवर्ष के दीनापुर जिले के मनेर गांव से एक जली हुई महिला का शव ले जाते हुए 2 व्यक्तियों को 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। महिला का शव जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। कपड़े के अंदर शरीर से तब भी लपटें निकल रही थी। महिला के कमरे का निरीक्षण किया गया, वहां बाहरी आग लगने के कोई चिन्ह नहीं मिले। ये घटनाएं बताती हैं कि मानवीय सत्ता मात्र रासायनिक पदार्थों की बनी नहीं है, उसमें प्राण ऊर्जा की प्रचंडता भी विद्यमान है। यह विद्युत भंडार सामान्यतया शरीर निर्वाह भर के काम आता है। इसका बहुत बड़ा अंश प्रसुप्त स्थिति में निरर्थक पड़ा रहता है। प्राणाग्नि के ऐसे असंख्य उपयोग हो सकते हैं जिनके सहारे मनुष्य अब की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ वरिष्ठ सिद्ध हो सके। घटना 2 जुलाई 1951 की है। अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा के एक मोहल्ले मेरी स्ट्रीट में रहने वाली श्रीमती मेरी हार्डी रोजर अपने मकान में विचित्र ढंग से जली हुई मरी पाई गई। 2 जुलाई की पूर्व संध्या को हार्डी रोजर ने अपने मित्रों को एक पार्टी दी थी और उसका घर आधी रात तक चहल पहल से भरा था। मित्रों के ठहाके गूंज रहे थे। देर रात गए पार्टी समाप्त हुई और हार्डी रोजर अपने मित्रों को विदा कर हल्के चित्त से आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह देर तक उसके मकान का दरवाजा बंद रहा। मकान मालकिन पी कारपेंटर ने सोचा कि रात में देर तक जागने के कारण रोजर अभी तक सो रही है, उसके काम पर जाने का समय हो गया है, इसलिए उसे जगा देना चाहिए। ये सोचकर श्रीमती कारपेंटर ने रोजर के घर का दरवाजा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्रीमती कारपेंटर ने सोचा कि रोजर को ज्यादा ही गहरी नींद आ गई होगी, इसलिए स्वयं ही दरवाजा खोलकर उसे जगा देना चाहिए। ये सोचकर दरवाजा खोलने के लिए मकान मालकिन ने पीतल की बनी हुई कुंडी पर जैसे ही हाथ रखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। पीतल की कुंडी इतनी गर्म हो गई थी जैसे उसे घंटों आग से तपाया गया हो। उसी से मिसेज कारपेंटर का हाथ जल गया था। उसकी चीख सुनकर पास ही रहने वाले दोनों पड़ोसी निकल आए। मिसेज कारपेंटर ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि शायद फ्लैट में कोई दुर्घटना घट गई है। दुर्घटना की संभावना का अनुमान लगाकर दोनों पड़ोसियों ने दरवाजे को कंधे से धक्का देना शुरू किया। 2-4 धक्कों में ही कुंडी निकलकर अलग हो गई और 3 व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए। फ्लैट के भीतर कमरे की दोनों खिड़कियां खुली हुई थी और कमरे की छत तथा दीवारें कालिख से इस तरह पुती हुई थी जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। कमरे का तापक्रम भी असाधारण रूप से गर्म था और वहां रखा हुआ आदमकद शीशा इतनी अधिक आंच के कारण टूटकर पिघल गया था एवं बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे में धुएं या जलने की गंध का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उन लोगों ने मेरी हार्डी को आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। मेरी हार्डी वहां हो तो उत्तर भी दे। उसके अवशेष तो राख की एक ढेरी के रूप में कमरे की ही एक खिड़की के पास पड़े थे। मिसेज कारपेंटर और दोनों पड़ोसियों ने उन अवशेषों को देखा तो दंग रह गए और तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई, उसने जांच की, परंतु रहस्य सुलझने का कोई सूत्र हाथ में नहीं आ रहा था। पहले तो जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामला असाधारण रूप से की गई आत्महत्या का है, परंतु शीघ्र ही उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा, क्योंकि आत्महत्या के लिए अपने शरीर को किसी भी प्रकार आग लगाई जाए, किंतु वह
उस ढंग से राख में परिवर्तित नहीं हो सकता जिस प्रकार मिसेज हार्डी का शरीर राख में परिणत हो गया था। आग लगने के बाद आखिर कोई भी व्यक्ति छटपटाता तो है ही, और उस छटपटाहट के कारण मरणांतिक स्थिति में पहुंचने तक भी आग निश्चित रूप से बुझ सकती है। फिर मानवीय काया एवं उस पर भी अस्थियों को भस्मीभूत करने के लिए जितना ऊंचा भट्टी के स्तर का तापमान चाहिए, इतना तापमान आग के किसी प्रचंड भयंकर स्रोत से ही उत्पन्न हो सकता था। वहां पर कमरे की जो स्थिति थी और कमरे के सामान को जो क्षति पहुंची थी, उसके आधार पर किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि कमरे में इतना उच्च तापमान पैदा हुआ हो। जांच अधिकारियों को जिस बात में सबसे अधिक उलझन में डाला वो ये थी कि मेरी हार्डी की देह जिस स्थान पर राख हुई पड़ी थी, वहां फर्श पर बिछे कालीन पर आग लगने के बहुत है सामान्य निशान थे। उसके पास ही रखी मेज पर पड़े हुए अखबार और कपड़ों को तो आग ने छुआ तक नहीं था। जांच अधिकारी एडवर्ड डेविस इन विचित्र विरोधाभासों के कारण जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने प्रसिद्ध शरीर विज्ञानी डा विंस्टन क्रॉगमैन की सहायता ली। डा विंस्टन क्रॉगमैन इस दुर्घटना के विभिन्न कारणों की संभावना पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिसेज हार्डी रोजा उस रहस्यमयी आग की शिकार हुई है जिसे विज्ञान भाषा में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन स्वतः दहन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन अथवा अनायास अपने आप जलने की यह प्रक्रिया ऐसी है जो पिछले दसियों वर्षों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए हैं। इस रहस्यमयी आग की उत्पत्ति के कारणों को जानने के लिए विभिन्न प्रयोगों और अब तक इस तरह की घटी सैकड़ों घटनाओं में से करीब 100 घटनाओं का अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि यह रहस्यमयी आग किस प्रकार किन कारणों से उत्पन्न होती है, इसका स्रोत क्या है। अपने आप शरीर में आग उत्पन्न होना और उस आग में जलकर शरीर का भस्मीभूत हो जाना ऐसा विचित्र रहस्य है कि सामान्य अग्निकांडों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस किसी के भी साथ इस प्रकार की घटना घटती है पहले तो उसे इसका कोई लक्षण ही पता नहीं चलता। अचानक हार्ट अटैक की तरह बिना किसी पूर्व सूचना के अग्नि विस्फोट होता है और जो व्यक्ति इस रहस्यमयी अग्नि का शिकार होता है उसे संभवतः इसकी कोई यंत्रणा भी अनुभव नहीं होती। उपरोक्त घटना के पहले और बाद में भी इस तरह के ढेरों अग्निकांड हुए हैं। इनमें 7 दिसंबर 1956 को होनोलुलु द्वीप में ऐसा ही अग्निकांड घटित हुआ। उस द्वीप की एक साधारण सी बस्ती में रहने वाली 75 वर्षीय महिला यक्स किम इस घटना की प्रत्यक्ष साक्षी रही। उस दिन दोपहर को वृद्धा किम किसी घरेलू काम में व्यस्त थी। अचानक उसे किसी काम से अपनी पड़ोसन वर्जीनिया कोगेट की याद आई। किम दयालु, व्यवहार कुशल और पर दुखकातर महिला थी। उसके स्वभाव से सभी खुश रहते थे और कोगेट तो उसकी विशेष रूप से आभारी थी, क्योंकि वक्त बेवक्त उसे किम से सहायता मिल जाया करती थी, इसलिए वो किम के कई छोटे बड़े काम कर दिया करती थी। किम को किसी काम के सिलसिले में कोगेट की याद आई तो उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उससे किम की भय के मारे चीख निकल गई। किम ने देखा कि कोगेट का शरीर नीली लपटें छोड़ता हुआ जल रहा है। उसकी चीख सुनकर आसपास रहने वाले लोग दौड़े आए, उन्होंने भी वो दृश्य देखा। वे कोगेट को बचाने का कोई उपाय करने की बात सोच ही रहे थे कि देखते ही देखते उसका शरीर मुट्ठी भर राख में बदल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि कोगेट न तो अचेत हुई थी और न ही चीखी चिल्लाई ही थी। सैन फ्रांसिस्को के लागुना होम में भी 31 जनवरी 1656 को ऐसी ही घटना घटी, जिसका प्रत्यक्षदर्शी वहां का एक चपरासी था। लागुना होम में बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी। सरकार की ओर से चलाया जाने वाला वो एक ऐसा संस्थान है जहां वृद्ध व्यक्ति ही रहते थे। उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी चपरासी सिल्वेस्टर एलिस 31 जनवरी की शाम को 4 बजे के लगभग जैक लाबर को दूध का गिलास देने गया था, जो वृद्ध व्यक्तियों को होम की ओर से वितरित किया जाता था। जैक लाबर ने दूध का गिलास ले लिया और पीने लगा। इसके बाद एलिस रसोई में चला आया। कोई 15 मिनट के बाद एलिस लावर के कमरे में दूध का खाली गिलास वापस लेने के लिए पहुंचा। जब वो लावर के कमरे में पहुंचा तो वहां उसने जो कुछ देखा वो बेहद भयावह दृश्य था। उसने देखा कि जैक लावर नीले रंग की लपटों में बुरी तरह जल रहा है। ये दृश्य देखकर उसने एक कंबल लावर के शरीर पर लपेट देना चाहा, परंतु जैसे ही कमरे के कोने में रखा कंबल लेकर उसके पास दौड़ता हुआ सा जाने लगा। एलिस को कुछ फीट की दूरी पर आग की तेज असह्य आंच अनुभव हुई। उसे लगा कि वह भी उस आंच में झुलसने लगा है। अपने को बचाते हुए एलिस ने कंबल लावर पर फेंका और दौड़कर कमरे के बाहर आया तथा मदद के लिए चीखने पुकारने लगा।
लोग मदद के लिए दौड़े आए। इसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे। सहायता के लिए आए संस्था के कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति लावा के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां राख का एक ढेर मात्र पड़ा है और कमरे के भीतर झुलसा देने वाली गर्मी व्याप रही है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि एलिस ने जो कंबल लावा के ऊपर फेंका था उस पर कहीं कहीं ही आग ने अपना प्रभाव दिखाया था। कमरे की सभी वस्तुएं यथावत सुरक्षित थी। वहां न तो किसी प्रकार का धुआं फैला हुआ था और न ही कोई चीज जलने की गंध आ रही थी। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में की गई। जांच अधिकारियों ने पहले तो उसे आत्महत्या का असाधारण प्रयास माना, परंतु इस विचार की कहीं से भी पुष्टि नहीं होती थी। कमरे में ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई गई जो ज्वलनशील हो। फिर यदि लावा ने आत्मदाह ही किया था तो उस आग से आसपास की वस्तुएं कैसे अप्रभावित रह गई थी? यहाँ तक कि उसके ऊपर जो कंबल फेंका गया था वही बिना जले कैसे बच गया था? अंत में जांच अधिकारियों को अपना निष्कर्ष बदलना पड़ा और इस केस को फाइल कर दिया गया। इस तरह की जितनी भी घटनाएं अब तक प्रकाश में आई है और जिनका विश्लेषण किया गया है, उनमें ये तथ्य आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है कि यह आग केवल शरीर को ही जलाती है, धातुओं पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अलबत्ता वो उन पर कुछ निशान जरूर छोड़ जाती है। 13 जनवरी 1643 को 52 वर्षीय LM0 स्मॉल का जला हुआ शरीर डियर इसले मेन स्थित उनके मकान से बरामद किया गया। शरीर के नीचे बिछा हुआ कारपेट झुलस गया था। इसके अतिरिक्त कमरे की किसी भी वस्तु पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1604 के अंत में इंग्लैंड के लिंकनशायर प्रांत में स्थित बिन ल्यूक पुरोहित आश्रम में दिसंबर महीने में एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। पुरोहित आश्रम के इस विशाल भवन में अचानक 3 बार आग लगी, जिससे भवन का बहुत सा हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का पता अज्ञात ही बना रहा। 1 महीने बाद बिनब्रुक का एक किसान अपने रसोई घर में गया जहां नौकरानी लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसकी पीठ से लंबी लंबी लपटें निकल रही थीं। किसान ने आवाज लगाई और तुरंत ही उस लड़की पर झपट पड़ा। आग निकलने वाले स्थान पर हाथ से ढक दिया और आग बुझ गई, परंतु अब तक लड़की बुरी तरह से जल चुकी थी। प्रोफेसर जेम्स हैमिल्टन टेनेसी प्रांत के नशेवाइल विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। 5 जनवरी 1835 को विश्वविद्यालय से वापस घर आए, जो 3/4 मील की दूरी पर था। घर के बाहर दीवार पर टंगे हुए हाइग्रोमीटर को देखा। उस समय 0 से भी 8 डिग्री तापमान कम था। अचानक हैमिल्टन को बाएं जंघे पर बिच्छू के डंक मारने जैसी वेदना महसूस हुई। उस स्थान पर गर्मी भी अत्यधिक लग रही थी। नजर पड़ते ही उन्होंने देखा कि उस स्थान से कई इंच लंबी चमकीली लपटें निकल रही थीं। हैमिल्टन को उपाय सूझा और उस स्थान को हाथ से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया। थोड़ी देर बाद ज्वाला शांत हो गई। घर जाकर कपड़े उतारे और घाव का निरीक्षण किया। 3/4 चौड़ा और 3 इंच गहरा घाव था। घाव वाले स्थान पर पैंट के जल जाने से उसमें एक छोटा सा छिद्र हो गया था। घाव की मरहम पट्टी टेनेसी के प्रख्यात डॉक्टर जॉन ओवरटन MD की देखरेख में संपन्न हुआ। इस छिद्र को भरने में 32 दिन लगे।